सर आपका माइक ऑफ है सर। लेफ्टी कर रहे हो तो। Okay, sorry. Good afternoon, everyone. Today we will start a new chapter, and the topic is center of gravity, moment of inertia. CG, CJ, and MI. Center of gravity and moment of inertia. It is a very most important topic for engineering students, और that's why CGMI या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर में कॉमन होता सभी को। क्लियर? तो क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको सेंट्रॉइड बता दूं कि सेंट्रॉइड क्या होता है, सीजीएमआई की इंपॉर्टेंस क्या है आप सभी को पता है। राहुल पिटले कि हर बॉडी में मास होता है, और जिस बॉडी में मास होता है उसमें ग्रेविटी फोर्स लगता है। और ग्रेविटी फोर्स क्या होता है? ग्रेविटी फोर्स का मतलब वो बॉडी उसको नीचे आने की कोशिश करेगा ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स। क्लियर? तो जब भी कोई डिजाइनर डिजाइन करता है तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का विशेष ध्यान देना पड़ता है। ठीक है? सो व्हाट इज सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड क्या होता है? इट इज अ सिंगल पॉइंट अबाउट it is a single point about which entire area is acting for a lamina or plane figure irrespective of the position of the plane figure। ठीक है? एक ये सिंगल पॉइंट है, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें आपको पता है कि हर एरिया का, हर ऑब्जेक्ट का, अगर कोई जैसे बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग या कोई भी एक ऑब्जेक्ट कई पार्ट से मिलकर बनता है, तो सभी का एरिया अलग अलग होगा, बट उन सभी का एक कॉमन सेंट्रॉइड होगा, कॉमन पॉइंट होगा। उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, इररिस्पेक्टिव उसका पोजीशन कुछ भी हो, उसका पोजीशन कुछ भी हो, उसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंट्रॉइड पॉइंट है, वो एक होगा, सिंगल होगा। इट इज एप्लीकेबल टू प्लेन फिगर हैविंग एरिया बट नॉट वॉल्यूम। जो सेंट्रॉइड होता है वो प्लेन फिगर के लिए होता है जिसका एरिया होता है, उस वॉल्यूम वाले फिगर के लिए सेंट्रॉइड एप्लीकेबल नहीं है ना। जिस बॉडी में मास या वॉल्यूम कंसीडर करते हैं उसके लिए सेंट्रॉइड नहीं होता। सेंट्रॉइड किसके लिए होता है? प्लेन बॉडी के लिए होता है, प्लेन फिगर के लिए होता है। क्लियर? सो सेंट्रॉइड जो लिखा हुआ है आपने नोट कर लिया? मैं सेंट्रॉइड को ब्रीफ कर दूं, ये नोट कर लिया सभी ने? इट इज अ सिंगल पॉइंट अबाउट व्हिच एंटायर एरिया इज एक्टिंग फॉर अ प्लेन figure irrespective of the position of the plane figure, and it is applicable to plane figure having area but not volume। इसको एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल आगे बताऊंगा, पहले मैं आपको इसको ब्रीफ कर दूं कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सभी का कुछ ना कुछ एरिया होता है और सभी में ग्रेविटी फोर्स लगेगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कंसीडर एक हमें कोई लैमिना कंसीडर किया, और ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, कई ऑब्जेक्ट से मिलके बनता है, कोई भी जो प्लेन है वेरियस टाइप के प्लेन से मिलके बनता है। क्लियर? तो हमने अगर इसको वन फिगर नाम दिया, इसको इसका एरिया A1 नाम दिया, इसका एरिया A2 नाम दे दो, ठीक है, इसका एरिया, सभी के एरिया अलग अलग, A3, इसका एरिया A4, A5, A6, A7, सभी का एरिया अलग अलग है। क्लियर? सभी का एरिया अलग अलग है, बट इसका जो टोटल एरिया हमने इस लैमिना का टोटल एरिया जो हमने माना वो A है। अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको जरूर अच्छे से समझना, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, या सेंट्रॉइड क्या होगा, इस पूरी
सभी इंडिविजुअल फिगर का सेंटर पॉइंट अलग अलग होगा, उसका सेंट्रॉइड पॉइंट अलग होगा, बट इसका सिंगल एक जो सेंट्रॉइड होगा वो यहाँ कहीं होगा और इसका एरिया कितना a। इसको करेंगे कैसे वो भी समझ लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी कोई ऐसा न्यूमेरिकल रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, आप इसके एंड पॉइंट से एक एक्सिस बनाएंगे, ये इसको वर्टिकल बाय एक्सिस हो जाएगा और ये नीचे से हॉरिजॉन्टल एक एक्सिस बनाएंगे, दैट इज एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की लाइन है और ये बाय एक्स की लाइन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सभी का इंडिविजुअल आपको एरिया पता है, तो सभी का इस एक्सिस से, अगर इसको फिगर नंबर 1 आपने नाम दिया है, तो इस एक्सिस से बाय एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस x1 होगा और इस फिगर नंबर 1 के सेंटर से जो x एक्सिस का वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हमने y1 नाम दिया, ठीक है। ऐसे ही फिगर नंबर 2 का अगर आपने नाम दिया तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x2 और वर्टिकली डिस्टेंस अपन क्या मानेंगे, इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो by2 हो जाएगा फ्रॉम बाय एक्सिस। ऐसे ही जितने भी पॉइंट है उनका हम एक्सिस से, कोऑर्डिनेट से, सेंटर ऑफ उसके सेंटर से लेकर के और एक्सिस का डिस्टेंस देखेंगे, तो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस हम x1 x2 x3 x4 x5 x6 मानेंगे और वर्टिकल डिस्टेंस को by1 by2 by3 by4 by5 ऐसे मानते रहेंगे। इस पूरे फिगर का सेंट्रॉइड पॉइंट कौन सा होगा, उस पूरे फिगर का सेंट्रॉइड पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, उस पूरे फिगर का जो सेंट्रॉइड निकालने का तरीका है वो, अगर इंडिविजुअल बॉडी का जो सेंट्रॉइड पॉइंट है वो x1 x2 x3 और अगर बाय एक्सिस वर्टिकल देखा जाए तो by1 by2 by3 है, तो पूरी बॉडी का मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अपन x बार लेते हैं, क्या लेंगे x बार, और x बार इक्वल टू क्या होगा, x बार इक्वल टू होगा a1 x1 प्लस माइनस a2 x2 प्लस माइनस a3 x3 ऐसे ही अप टू डेज डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू डेज। ये कॉमन फॉर्मूला हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का, ये कॉमन फॉर्मूला हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड बाय एक्सिस, उसको हम क्या बोलते हैं x बार। x बार क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन, अगर आपने माना पूरी बॉडी का, अगर आपने माना कि पूरी बॉडी का एक सिंगल सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो यहां कहीं होगा। एक बात ध्यान रखना कि जितनी भी यूनिवर्स में बॉडी हैं उनका जो सेंट्रॉइड पॉइंट होगा, हर ऑब्जेक्ट का जो सेंट्रॉइड पॉइंट होगा वो सिंगल होगा, इरेस्पेक्टिव उसका पोजीशन कुछ भी हो, उसका ओरिएंटेशन कुछ भी हो, है ना, उसका जो सेंट्रॉइड पॉइंट होगा वो क्या होगा, सिंगल होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने माना कि पूरी बॉडी का मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो यहां कहीं है, सो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस उसको हमने x बार नाम दिया और इस मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, y बार। तो x बार क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और y बार क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन x एक्सिस एंड मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये फॉर्मूला जरूर लिखना है, समेशन, इसको सिंपल लिख सकते हो, समेशन ऑफ ax डिवाइड बाय समेशन ऑफ a, समेशन ऑफ ax डिवाइड बाय समेशन ऑफ a। बाय बार का फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूं, बाय बार क्या होता है, ऐसे ही बाय बार इक्वल टू होगा a1 by 1 प्लस a2 by 2 प्लस a3 by 3
डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू डेल दिस, इसको भी अप टू डेल दिस कर सकते हैं। ये आपका बाय बार का फॉर्मूला पता चलेगा कि बाय बार इक्वल टू होता है समेशन ऑफ a बाय डिवाइड बाय समेशन ऑफ a। ठीक है, प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा यहां से प्लस प्लस माइनस दोनों इसलिए लिख रहा हूं कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से ज्वाइंट में हैं तो उसमें प्लस होगा। अगर और यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी मान लो ये कोई शेप है और यहां से मैंने एक ट्रायंगुलर होल कर दिया तो ये क्या होगा, इस केस में अगर इसको फिगर नंबर 1 नाम देते हो, अंदर वाले को फिगर नंबर 2 नाम देते हो, तो इस केस में क्या होगा, अगर आपने होल कर दिया तो मतलब हटाए हो तो वहां पर क्या होगा, माइनस होगा। तो आगे अपन देखेंगे, इसलिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस दोनों मैंने डायरेक्शन आपको दिखा रहा हूं। क्लियर? चलिए एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल ऑफ सेंट्रॉइड, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, ट्रेपेजियम एटसेट्रा, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है, these are the examples of centroid। और हर सेंट्रॉइड जो डिपेंड करता है उसका शेप पे, उसका सेंटर पॉइंट कहां पर है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, शेप पे। जैसे रेक्टेंगल है उसका सेंट्रॉइड पॉइंट कोई और होगा, ट्रायंगल है तो उसका सेंट्रॉइड पॉइंट कोई कुछ और होगा। क्लियर? तो आगे बढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। एक चीज और माइंड में फीड कर लेना कि सेंट्रॉइड किसका निकालते हैं, 2D फिगर का। सेंट्रॉइड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D फिगर। किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ 2D फिगर के लिए एलिजिबल है। ठीक है, जिसमें एरिया रहता है, लेंथ रहता है, वॉल्यूम वाले फिगर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए जो सेंट्रॉइड हम किसका निकालते हैं, सेंट्रॉइड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेन बॉडी और 2D बॉडी। ठीक, तो अंडरस्टूड। जब सेंट्रॉइड आप प्लेन बॉडी का निकालते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या करें, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ सिंगल पॉइंट अबाउट व्हिच द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी एक्स। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका उस पूरे ऑब्जेक्ट का वेट है किसी सिंगल पॉइंट पे एक्ट करे तो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है, कितने भी वेट उसमें लग रहे हो लेकिन कॉमन जो वेट होगा वो सिंगल पॉइंट पे लगेगा और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। It is denoted by CG. CG means center of gravity, or CG will remain same irrespective of the position or orientation of the body. CG भी सेम होता है irrespective उसका orientation कुछ भी हो उसका, ठीक है, position कुछ भी हो। And CG is considered for only those body which have mass or volume. Yes. सेंट्रॉइड क्या बोला था, सेंट्रॉइड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एरिया नॉट फॉर वॉल्यूम बॉडी। क्लियर? बट सीजी इज कंसीडर्ड फॉर ओनली फॉर दोज बॉडी व्हिच हैव मास और वॉल्यूम। और मास और वॉल्यूम किसमें होता है, मास और वॉल्यूम 3D ऑब्जेक्ट में होता है। तो आप बोल सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 3D बॉडी, 3D फिगर्स। ठीक है, अब एग्जांपल्स ऑफ, आपने पढ़ा ही था, मैंने बताया था कि सेंट्रॉइड के एग्जांपल्स क्या क्या है भाई। अब आप क्या करेंगे, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होता है, सेंट्रॉइड अलग होता है। तो वो सेंट्रॉइड
हम सबसे पहले अभी फॉर्मूला देखेंगे कि किस ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का किस ऑब्जेक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, उस पे देखेंगे। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा और मुझे मालूम है सबसे ज्यादा मैकेनिक्स ऐसा सीजीएमआई के लोग जरूर पढ़े होंगे। सीजीएमआई थोड़ा सा आसान पड़ता है, फिर भी अगर यहां पर फोकस करोगे आप तो ध्यान रखना, मैं सिर्फ फॉर्मूला नहीं एक पर दो काज करूंगा, आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने का तरीका। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला शेप रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल कोई ये बॉडी है, यहां से लेके यहां तक का इसका जो विड्थ है b है और इसका जो डेप्थ हमने माना हाइट उसको हमने d माना। क्लियर बेटा? ध्यान रखना किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं, एक्सिस बनाते। मैंने अभी बताया एक्सिस बताने का तरीका कि यहां से सबसे जो एंड पॉइंट होता है वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज बाय एक्सिस, और नीचे से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दैट इज एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये बाय एक्सिस। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉइड यहां होगा। रेक्टेंगुलर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे सिंपल होता है, इसका फार्मूला जो भी उसका डिस्टेंस है उसका हाफ। फॉर एग्जांपल पूरा डिस्टेंस y है, b है, तो यहाँ पर इस टाइप के डिस्टेंस को हम s बोलेंगे। तो इसका जो x1 या x2 या x बार अगर बोलोगे, x बार अपन क्या बोलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड y एक्सिस, वो होगा b/2। क्या होगा? b/2। और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, अगर पूरा d है तो अगर इस डायमेंशन को अपन बाय या बाय बार बोलते हैं तो बाय बार इक्वल टू होगा d/2। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्लियर हो गया। सेकेंड, ट्रायंगल। ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में भी कई ट्रायंगल होते हैं, राइट एंगल होते हैं, है ना? तो ट्रायंगल में देखते हैं कि अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यस ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का यहां से लेके यहां तक का जो चौड़ाई है विड्थ है, इसको b मान लिया, इसकी हमने हाइट माना, इसकी हाइट h, हाइट ऑफ ट्रायंगल इज h। सेम कॉन्सेप्ट, सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, हम इसके एंड पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज बाय एक्सिस, और नीचे से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, दैट इज एक्स एक्सिस। यस, दैट ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब अगर इसको आधा काट दो या इसको फोल्ड करना चाहो तो एक दूसरे के ऊपर बीच से ओवरलैप हो जाएगा, है ना? इसको आधा काट सकते हो। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक चीज तो क्लियर है कि भाई सबसे पहले ध्यान दो, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां होता है। अब क्योंकि ये सेंटर में इक्विलैटरल है, इसलिए ये वाला डिस्टेंस आप बिल्कुल बता सकते हो कि कितना होगा cg से। अगर ये cg पॉइंट है, अगर ये पूरा b है तो x बार इक्वल टू होगा b/2। ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो b/2 होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल। बट यस, ट्रायंगल का जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, दैट इज अगर ये पूरा हाइट h है तो यहां से लेकर यहां तक का जो डायमेंशन है, जिसको आप इस को अपन बाय बार बोल सकते हैं, तो बाय बार इक्वल टू h/3, h/3। क्या होगा? इसका जो बाय बार होगा h/3 होगा और x बार है वो b/2 है, क्योंकि सिमेट्रिक है
इसलिए एक्स का जो डायमेंशन है वो b/2। बाद में लेते हैं, मेन से बात कर रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल भी देख लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में सेम यहां से लेके यहां तक का डायमेंशन b, और अगर आपने इसकी हाइट मान लिया, हमने इसका हाइट माना h, हाइट कितना है h मान लिए, तो इसका बताओ सेम कॉन्सेप्ट। सबसे पहले एक्सिस बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस वो y एक्सिस, इसका सीधी यहां कहीं होता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो ध्यान रखना जो दोनों लाइन है वहां से सीधी का जो डिस्टेंस होगा वो डायमेंशन जो भी उसका 1/3 होगा, क्योंकि जैसा यहां से निकला वैसे यहां से। तो इस केस में ये दोनों ही डायमेंशन, ये वाला हाइट h/3 होगा, दैट मींस y इक्वल टू h/3 होगा, और ये वाला जो चौड़ाई है वो भी b/3 होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं ऐसा फिगर हो गया तो क्या करोगे? तो हम जो कोऑर्डिनेट बनाते हैं वो ध्यान रखना बेटा, इसी से एंड में बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेट बनाने के लिए अपने को पता है भाई ये एंड पॉइंट है, तो ये y एक्सिस हो गया, और ये नीचे का बॉटम पॉइंट है, यहां से x एक्सिस हो गया। तो ऊपर वाला फिगर देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं होगा इसका। तो हमें जो फॉर्मूला याद है, कि सीधी लाइन से यहां तक का डिस्टेंस h/3 होगा, और इस सीधी लाइन से यहां तक का डिस्टेंस जो भी डायमेंशन पर 1/3 होगा। बट हमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो डायमेंशन हमें चाहिए कोऑर्डिनेट से चाहिए। तो क्या करेंगे, सिंपल, अगर ये पूरा b है, इतना b/3 हो गया, तो ये यहां से लेके यहां तक का डायमेंशन क्या होगा, b - b/3। पूरे में से इतना घटा दोगे, ये बचा हुआ डायमेंशन आपको पता चल जाएगा कि वो b - b/3 होगा, तो 2b - 3 कुछ आएगा। सिर्फ फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, समझ लो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जो फॉर्मूला पता है वो इतना पता है, ये वाला डायमेंशन क्या होगा, b/3 होगा, और ये वाला डायमेंशन क्या होगा, h/3। ये तो ठीक है, क्यों, ये वाला तो आपका y होगा क्योंकि वर्टिकल से डायमेंशन है x कोऑर्डिनेट से, बट ये जो डायमेंशन है यहां से लेके यहां तक ये हमें निकालना पड़ेगा, और ये होगा b - b/3, और b - b/3 का मतलब होता है 2b/3। तो आपको पता चल गया x बार इक्वल टू, इस केस में b - b/3 होगा। सॉल्व करोगे तो 2b/3 हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्कल। नेक्स्ट फॉर्मूला का देखा जाए सर्कल। सर्कल की फैमिली में देख लेते हैं। सर्कल की फैमिली में एक तो खुद सर्कल है, बहुत सिंपल है, सर्कल का सेंटर ये होता है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट बनाओगे तो ये एक्सिस ऐसा बनेगा। सेंटर सर्कल का भी बहुत आसान होता है, इसका जो x बार होगा वो भी r होगा, और इसका y बार होगा वो भी r होगा, सेंटर में होता है। बहुत सबसे सिंपल होता है इसी का। सर्कल की फैमिली में अगर सेमी सर्कल में चले जाओ, सेमी सर्कल में जरूर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। सेमी सर्कल में या तो ऐसा हो सकता है, चलो एक ही देख लेते पहले। इसका रेडियस r होता है, आपको पता है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो यहां नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बनाएंगे, दैट इज y एक्सिस, और ये होगा x एक्सिस। तो आपको ध्यान रखना है
सेमी सर्कल का जो बाय बार होगा, बाय बार इन द सेंस नहीं, एक जो सीधी लाइन होती है वहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस 4r/3π होता है। ध्यान रखना, जब कभी आप सेमी सर्कल बनाओगे तो उसमें एक लाइन जरूर बनती है, तो उस लाइन के तरफ से सीजी का डिस्टेंस 4r/3π होगा। क्या होगा? तो इस, अब ऐसे में वर्टिकल दिख रहा है तो वर्टिकल को अपन बाय बार बोलते हैं, तो इस केस में बाय बार इक्वल टू होगा 4r डिवाइड बाय 3π। कितना निकला? बाय बार इक्वल टू 4r डिवाइड बाय 3π लिखा हूं। और ये वाला तो बहुत सिंपल है, यहां से लेके यहां तक x बार और रेडियस ही होगा। सेमी सर्कल में आपको ये जरूर ध्यान रखना है, अगर यही शेप न्यूमेरिकल में उल्टा हो गया या यही शेप न्यूमेरिकल में ऐसा हो गया या ऐसा हो गया, तो आपको जो है कॉन्सेप्ट है उसमें जरूर ध्यान रखना कि हम एक एक्सिस बनाते हैं, दैट इज ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये y y एक्सिस हो जाएगा। इस सेमी सर्कल का रेडियस r है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ये होता है r, ये है। हमें जो फॉर्मूला याद है, हमें फॉर्मूला याद है, इस लाइन के तरफ से सीधी का डिस्टेंस 4r/3π होता है। हमें ये नहीं पता कि ये, बट ये जरूर पता है ये रेडियस होगा। क्या होगा? रेडियस होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट, अगर ये पूरा रेडियस है, इतना 4r/3π होगा, ये बचा हुआ क्या होगा? r - 4r/3π, r - 4r/3π, क्यों है ना? तो हमें जो फॉर्मूला याद रखना है, एक तरफ याद रखना है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमें बताया था कि लाइन के तरफ से सीजी का डिस्टेंस क्या होता है? 4r डिवाइड बाय 3π। बट हमारे इस केस में ये नहीं होगा बाय बार, हमारे इस केस में बाय बार होगा ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, और वो क्या होगा? बाय बार इक्वल टू r - 4r/3π। ठीक है? अगर ऐसा पूछा जाए न्यूमेरिकल में तो क्या करोगे? सेम कॉन्सेप्ट, सीजी यहां होगी। अब इस केस में देखो, अभी ये बाय दिख रहा था, बट इस केस में अब ये क्या होगा? x बार हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हमें x बार इक्वल टू पता है, लाइन के तरफ से, सेमी सर्कल में लाइन के तरफ से सीजी का डिस्टेंस 4r/3π होता है सेंटर। और ये वाला डायमेंशन सीधी अगर है, यहां से ये तो रेडियस होगा, इस केस में बाय बार इक्वल टू r। ठीक है? अब क्या करें? एक क्वार्टर सर्कल देख लेते हैं। क्वार्टर सर्कल या तो ऐसा हो सकता है, क्वार्टर सर्कल न्यूमेरिकल में या तो ऐसा हो सकता है। आपको पता है भाई, यहां से यहां तक ये रेडियस कहलाएगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। इसका जो सीजी है वो यहां कहीं होगा। सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, जैसे जब भी सेमी सर्कल बनाते हैं तो एक लाइन बनेगी, लेकिन जब क्वार्टर सर्कल बनाओगे तो उसमें दो दो लाइन बनेगी। तो लाइन के तरफ से सीजी का डिस्टेंस, लाइन से सीजी का जो डिस्टेंस होगा वो वही होगा जो लाइन के तरफ से सेमी सर्कल बना, 4r/3π ये भी होगा और 4r/3π ये भी होगा। x बार बाय बार दोनों इस केस में 4r/3π होंगे। अगर यहां से 4r/3π होगा तो यहां से यहां तक क्या होगा? r - 4r/3π। यहां से यहां तक 4r/3π होगा तो यहां से लेके यहां तक तो क्या होगा? r - 4r/3π। तो अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि भाई एक्सिस बनाएंगे नीचे से, हमें पता है सीजी का डिस्टेंस ये है, ये वाला तो ठीक है, लाइन है, 4r/3π होगा। तो यहां पर बाय बार इक्वल टू क्या होगा?
4r/3 बट यहां पर ये जो होगा इसका फॉर्मूला हमें नहीं पता, हमें तो ये लाइन की तरफ से फॉर्मूला पता है, ये पता है, और ये कितना है ये हमें पता है, ये 4r/3 होता है, बट हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यहां से डायमेंशन नहीं चाहिए, एक्सिस से डायमेंशन चाहिए। कहां से चाहिए? एक्सिस से। तो ये क्या होगा? ये होगा r minus 4r/3 and that is x bar। ठीक है, तो एक ट्रेपेजियम का होता है वो फॉर्मूला बेस्ड है, अपन बाद में देखेंगे। एक टाइम देखते हैं और न्यूमेरिकल करते हैं, 15-20 मिनट बचा हुआ है, सिंपल। एक सिंपल न्यूमेरिकल ले रहा हूं, ठीक है भाई। एक न्यूमेरिकल लेते हैं आई सेक्शन का, फटाफट ध्यान रखना। अगर आपको सीजी का सारे फॉर्मूला याद है, हर शेप के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फॉर्मूला, सेंट्रॉइड के फॉर्मूला अगर आपको याद रहेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हम सेंट्रॉइड के न्यूमेरिकल्स कल भी करेंगे और परसों भी एमआई करेंगे, जब भी मौका मिलेगा तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन अगला क्लास भी हमारा सेंट्रॉइड से रिलेटेड रहेगा। क्यों? अगर आपका सीजी क्लियर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपका सीजी क्लियर नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे बनेगा ही। ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन को करने के लिए हर क्वेश्चन में सीजी निकालना पड़ेगा। बोला है फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आई सेक्शन एस और इन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है उसका आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालिए। तो बिल्कुल निकालते हैं। ठीक है, क्या करें, हमें यहां से लेके यहां तक का जो डायमेंशन है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वाला डायमेंशन 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी डायमेंशन हमें 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये बीच का डायमेंशन भी हमें कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये यहां से लेके यहां तक ये बीच ये जो डायमेंशन है वो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है 16, और यहां से लेकर के यहां तक का जिसको वेब बोलते हैं, वेब का जो डायमेंशन दिया हुआ है वो भी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब अपने को क्या करना है, इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लो, भले ही आपको सीधी 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सही बात है, ज्वाइन करेंगे। इस एक अच्छे को, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए आप, तो आपका कॉन्सेप्ट सभी में क्लियर हो जाएगा। हर शेप का फॉर्मूला अलग होता है, तो मैंने कोई भी न्यूमेरिकल आपको, कोई भी फॉर्मूला आपको आई सेक्शन का नहीं बताया है ना। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन को देखो, क्या ये सिमेट्रिकल है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल का मतलब होता है अगर उसको बीच में फोल्ड करो तो क्या हो जाएगा, या बीच से उसको काटा जाए तो क्या बराबर बराबर पीसेस में कट जाएगा, उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। तो ये बाय एक्स के सिमेट्रिक है। किसके सिमेट्रिक है? बाय एक्स से। क्यों? अगर इसको वर्टिकली बीच से काट दिया जाए तो आधा इधर और आधा उधर हो जाएगा, है ना। ठीक है, और अगर बाय एक्स के सिमेट्रिकल है तो एक्स बार बिल्कुल बता सकते हो
कि x बार 16 सेंटीमीटर आएगा। कैसे आएगा हम देखेंगे, बट मतलब आपको ये पता है कि भैया ये सिमेट्रिक है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पूरी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी लाइन पे कहीं आएगी, बट कितने डिस्टेंस में आएगी वो हम नहीं बता सकते, उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करें, इसको हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, मिला देते हैं, इसको भी हमने मिला दिया, इसको फिगर नंबर 1 नाम दे दो, इसको फिगर नंबर 2 नाम दिया, तो इस वाले को फिगर नंबर 3 नाम दिया। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होगा सर, फॉर्मूला 3 फिगर है, तो सबसे पहले फॉर्मूला x बार का फॉर्मूला लगेगा a1 x1, a1 मतलब एरिया बोल रहा हूं, a2 x2 और a3 x3 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एरिया a1 a2 प्लस a3, टोटल 3 फिगर है, इसलिए 3 एरिया। ये x बार का फॉर्मूला हो गया। y बार का फॉर्मूला क्या होगा भाई, y बार का फॉर्मूला लगेगा a1 by 1 प्लस a2 by 2 प्लस a3 by 3 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है, तो अब क्या करें, प्लस क्यों लगाए, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हैं, ज्वाइंट में, ये है इससे जुड़ा, ये है इससे, हमने इसके पहले जो फॉर्मूला बना उसमें प्लस माइनस दोनों दिख रहा है, और यहाँ पर प्लस इसलिए दिखा रहे हैं, ये तीनों ही फिगर एक दूसरे से ज्वाइंट में। क्लियर, तो सिंपल फिगर नंबर 1 पे चलते हैं। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1 कौन सा, नीचे का रेक्टेंगल है। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था, हमारा काम है, सबसे पहले हमारा काम है कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम x एक्सिस और y एक्सिस फाइनल कर दें। तो मैंने बताया था एंड पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, ये हो जाएगा आपका y एक्सिस, और उसी एंड पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, दैट इज x एक्सिस। अब जो भी डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है वो ही रेफरेंस लाइन से फाइंड आउट करना है। जो भी आपको डिस्टेंस इंडिविजुअल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से निकालोगे वो ही रेफरेंस लाइन से निकालोगे। दीज आर द रेफरेंस लाइन, x1 y1 y2 y3 x एक्सिस से निकालेंगे और x1 x2 x3 ये y एक्सिस से निकालेंगे। ठीक, तो फिगर नंबर 1, फिगर 1 पे जाओ। फिगर 1 बिल्कुल सिंपल, आपको दिख रहा है एक ये रेक्टेंगल है 16 बाय 10 2 का, एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा है। फिगर नंबर 1 ये 16 है और ये 2 है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बहुत आसान है, आपको पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का क्या तरीका है। रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेंटर पे होता है, अंडरस्टूड है, ये पूरा डिस्टेंस b है, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी b/2 होता है। तो उस केस में जो xy इक्वल टू क्या होगा, हमें फॉर्मूला पता है, अगर ये b है ये d है, तो ये यहां से लेके यहां तक क्या होगा b/2, और ये यहां से लेके यहां तक क्या होगा भाई b/2। तो x बार क्या होगा, x बार मतलब हॉरिजॉन्टल डायमेंशन b/2 मतलब 16 डिवाइड बाय 2, दैट मींस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बाय बार क्या होगा, बाय बार d/2 होगा। तो d/2 मतलब d कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो 2 डिवाइड बाय 2 मतलब 1 सेंटीमीटर आपका हो गया बाय बार। फिगर नंबर 1 का काम हो गया। अब फिगर नंबर 2 में जाओ। फिगर 2 देखिए बेटा, जो भी डिस्टेंस निकाला है रेफरेंस लाइन से निकाल रहे हैं। फिगर नंबर 2 एक वेव है,
दिख रहा है सभी को? कितने बाय कितने का? एक रेक्टेंगल है 2 बाय 12 का, उसकी यहां से लेके यहां तक का जो डायमेंशन है, हाइट है 12 सेंटीमीटर है, और उसका जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर। यहां गलती करते हैं, इसलिए यहां ध्यान दे दो सब लोग। सबसे पहले फिगर पे देखो, इस फिगर नंबर 2 में, इस फिगर में देखें, फिगर नंबर 2 ये होगा। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है भाई, रेक्टेंगल की सीधी सेंटर पे कहीं होती है ना, तो यहां से लेके यहां तक का डायमेंशन तो आपको क्लियर है, ये पूरा 2 है, तो यहां से यहां तक क्या होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। हमारा फॉर्मूला है b/2, क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर होगा। बट यस, हमें वैल्यू यहां से नहीं चाहिए, हमें तो वैल्यू रेफरेंस लाइन से फाइंड आउट करना पड़ेगा। कहां से करना है वैल्यू फाइंड आउट? रेफरेंस लाइन से। रेफरेंस लाइन अपन यहां पर है, तो यहां से लेके यहां तक का डायमेंशन कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अब आप देखो, पूरा डायमेंशन कितना है? 16 सेंटीमीटर यहां से लेके वहां तक। 16 में से बीच में 8 है, चलो उसको छोड़ो। 16 में से 2 सेंटीमीटर आपने यूज कर लिया, 2 सेंटीमीटर आपने यूज कर लिया, तो 16 में से बीच का 2 सेंटीमीटर घटा दो, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 सेंटीमीटर इतने में आ जाएगा। बचा कितना? 16 में से 2 घटा दिया तो 14। 14 में से आधा इधर होगा और आधा, समझ में आ रहा क्या समझा रहा हूं मैं? यहां से लेके यहां तक का डायमेंशन कितना होगा और यहां से लेके यहां तक कितना डायमेंशन होगा? 16 में से 2 घटा दो, 14 बचा। 14 का हाफ यहां से लेके यहां तक होगा और 14 का हाफ यहां से लेके यहां तक होगा, तो 7 14 और +2 16। तो उस हिसाब से हमें पता चल गया कि यहां से लेके यहां तक का डायमेंशन, ये वैल्यू कितना होगा? इतना वैल्यू हमें पता है, 14/2, मतलब ये 7 सेंटीमीटर होगा, और यहां से लेके यहां तक ये भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। अब आप निकाल सकते हो फिगर नंबर 2 में x2, तो x2 कितना होगा? कोई बताएगा x2 क्या होगा? x2 होगा 2/2 + 7। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया सर। ज्यादातर बच्चे सीजीएमआई में इस वेव में गलती करते हैं, तो ध्यान रखना है, बस एक चीज ध्यान रखना है, डिस्टेंस हमें जो भी चाहिए रेफरेंस लाइन से चाहिए। डिस्टेंस हमें जो भी चाहिए रेफरेंस लाइन से चाहिए। तो उस फिगर में फॉर्मूला सिर्फ फिगर में एलिजिबल है, b/2 d/2 जो भी फिगर है वो तो फॉर्मूला यहां से यहां तक लगा दिए, 2/2 मतलब ये 1 सेंटीमीटर होगा। बट डिस्टेंस हमें यहां से नहीं चाहिए, डिस्टेंस हमें कहां से चाहिए? रेफरेंस लाइन से। तो हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हम यहां से लेके यहां तक का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो वही उसी तरीके से हमने किया, 16 में से 2 घटा दिया, 14 बचा। उस 14/2 कितना होगा? 14/2 कितना होगा? तो उसी हिसाब से हमने किया 7 + 2/2, तो कितना हो गया? 8। x2 कितना आया? x2 आ गया 8 सेंटीमीटर बाय 2 बताइए। बाय 2 में भी सेम कॉन्सेप्ट। बाय 2 का मतलब होता है यहां से लेके यहां तक का डायमेंशन ही पूरा, ये बाय 2 होगा। तो हमारा जो फिगर 2 है, इधर देखो, फिगर 2 है, फिगर 2 से कितना है? तो ये पूरा 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा? 12/2, 12/2, 6 सेंटीमीटर। बट डिस्टेंस हमें यहां से नहीं चाहिए भाई, डिस्टेंस तो यहां से लेके यहां तक पूरा चाहिए ना, वो बाय 2 कहलाएगा। डिस्टेंस हमें रेफरेंस लाइन से निकालना है, क्योंकि तो ये 12/2 प्लस यहां से यहां तक कितना है? 2। समझ में आ गया? तो होगा d/2 + 2। तो डायरेक्ट अपन कर रहे हैं, ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला से बता दिया हूं, तो क्या होगा? 12/2 + 2 + 2, तो कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर।
सही हूं कि नहीं? 8 होगा ना भाई? 8 होगा सर, 2 प्लस है ना 8 होगा। 8 सेंटीमीटर। कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। फिगर नंबर 2 का काम खत्म। अब फिगर नंबर 3 देख लो। फिगर नंबर 3, जो कॉन्सेप्ट आप यहां लगाए हो वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगाना है, क्योंकि इस वाले से ये भी छोटा है। यहां से यहां तक डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो फिगर नंबर 3 क्या है? एक 8 बाय 2 का एक रेक्टेंगल है। तो आपको पता है फिगर नंबर 3 का इंडिविजुअल सीधी यहां कहीं होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस 8 8 डिवाइड बाय 2 होगा, और ये पूरा 2 है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? 2 डिवाइड बाय 2। जो हमारा फॉर्मूला है वो लग जाएगा। ये क्या होगा? ये होगा 2 डिवाइड बाय 2, और ये होगा 8 डिवाइड बाय 2। बट हमें डिस्टेंस यहां से नहीं, रेफरेंस लाइन से चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट, 16 में से 8 घटा दो, 16 माइनस 8 कितना होगा? 8। तो ये जो रेक्टेंगल है इससे कितना छोटा है? 8 का हाफ इधर बढ़ा दोगे और हाफ उधर बढ़ा दोगे। समझ में आ रहा है? समझ में आया? यस सर। यहां से यहां तक का डायमेंशन कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। 8 4 12, और 4 इधर बढ़ा दोगे तो 16 हो जाएगा। ठीक, तो उस हिसाब से फिगर नंबर 3 में चले गए तो हमारा x3 कितना होगा? x3 मतलब हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होगा 8 डिवाइड बाय 2 प्लस 4, मतलब 8 सेंटीमीटर। 80 होगा ना? यस सर। बाय 3 निकालिए। सेम कॉन्सेप्ट, जो इसके साथ किए हो वही इसके साथ। बाय 2 हमें यहां से नहीं, बाय 3। बाय 3 क्या होगा? बाय 3 होगा ये यहां से लेकर के पूरा यहां तक का डायमेंशन, ये बाय 3 कहलाएगा। फिगर नंबर 3 के इंडिविजुअल सीधी से लेकर के रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस तक का, इन दोनों के बीच का जो डायमेंशन होगा वो आपका बाय 3 कहलाएगा। तो हमें पता है, अब तो डायमेंशन भी क्लियर हो गया। यहां से यहां तक तो हमारा फॉर्मूला लगेगा, d आपका 2 है तो 2 डिवाइड बाय 2, मतलब यहां से यहां तक 1 होगा, प्लस यहां से यहां तक आपको क्या है 12, और प्लस यहां से यहां तक कितना 2। तो बस बाय 3 डायरेक्ट निकाल दिया। तो बाय 3 क्या होगा? 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 12 प्लस 2 कितना होगा? 12 2 14 1 15। बस हमें निकालना है था। मैंने एक गड़बड़ी किया, सभी फिगर में आपको एरिया निकालना था भैया ना। तो फिगर नंबर 1 यहां पर इसका a1 निकाल लो। a1 कितना होगा? a1 होगा 12, सॉरी a1 कितना होगा? 16 इंटू 2, जो भी होगा नोट कर लेना। a2 निकाल लो। फिगर नंबर 2 में a2, एरिया ऑफ फिगर 2, एरिया ऑफ फिगर 2 मतलब 12 इंटू 2, जो भी होगा निकाल लेना। और फिगर नंबर 3 में a3 निकाल लेंगे। a3 क्या होगा? a3 होगा 8 इंटू 2, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना। अब क्या करना है? x बार में फॉर्मूला वैल्यू रखो, x बार आ जाएगा, फिर सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा उसको आंसर दिखा देंगे। ठीक है, फटाफट जब से मैं अटेंडेंस ले रहा हूं अब आंसर निकालो, मुझे आंसर चाहिए। और यस, बाय बार निकालना है पहले, 2 मिनट के अंदर बाय बार निकालो। a1 बाय 1, a2 बाय 2, a3 बाय 3, सबकी वैल्यू निकाल चुके हो, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बाय बार आ जाएगा। ठीक है,
बाय बार कितना आया? निकाल रहे हो बाय बार? यस सर। फटाफट आंसर लेके आओ, बाय बार निकालो। आई गॉट आंसर